हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लीसा के साथ, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड सुजी के साथ मिलकर एक नॉवेल की स्टोरी के बारे में बात कर रही होती है। क्योंकि वो एक स्क्रीन राइटर है तो उसने एक अच्छी नॉवेल की स्टोरी लिखी है जिसे वो लोग नया शॉर्ट ड्रामा बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं सब सोच कर कि उन लोगों की स्टोरी कितनी ज्यादा फिर चल जाएगी और वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लेंगे, जिसके बाद वो लोग बड़ा सा विला खरीदेंगे, सुपर कार्स खरीदेंगे और साथ ही में बहुत सारे मेल मॉडल्स भी खरीद लेंगे। यही सारी इमेजिनेशन करके वो लोग खुश हो रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर अचानक से ही दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और नॉवल के अंदर आ जाते हैं। लिसा को जब होश आया होता है तो उसका सर दर्द हो रहा होता है और वो सोचती है कि सच में पूरी रात जागकर पूरी स्टोरी लिखने में मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। फिर यहाँ पर नॉवेल के दोनों मेन लीड्स शैन और जियांग आ रहे होते हैं और यहाँ पर शैन लिसा से कह रहा होता है कि हमेशा तुम तो बस वीक और स्टूपिड बनने का प्रिटेंड करती हो, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि ये सारा किडनैपिंग वाली प्लानिंग तुम लोगों की थी। लिसा ये लाइन सुनकर सोच रही होती है कि ये लाइन इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर इसकी आगे की लाइन ये होगी ना, क्या आखिर मैंने तुम जैसी वाइफ से शादी कर लिया। और यही सेम चीज़ शैन यहाँ पर लिसा को कह रहा होता है और फिर शैन और जियांग जैसे लिसा के सामने आकर खड़े होते हैं तो वो उन्हें देखती रह जाती और सोचती है कि ये दोनों कितने हैंडसम है। ये लोग बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहे जैसा मैंने अपने नॉवेल के मेल लीड्स को इमेजिन करी थी। तभी नॉवेल की जो फीमेल लीड है शाओ, वो यहाँ पर कह रही होती है कि जाने दो, आप लोग लिसा के ऊपर इतना गुस्सा मत करो, क्या पता इनके ऐसा करने के कुछ रीजंस होंगे। तो जियांग कहता है कि शाओ तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो, लेकिन हमें पता लग गया है कि ये दोनों कितनी ज़्यादा खराब है, इसलिए आज इन दोनों लड़कियों को हम सबक सिखाने वाले और मेरा भाई भी अपनी इस वाइफ को ऐसे माफ़ नहीं करेगा और मैं भी नहीं। तभी यहाँ पर शैन और जियांग की मॉम यानी कि लिसा की मदर इन लॉ से चिल्लाने लगती है और कहती है कि जब तक इस घर में मैं जिंदा हूँ ना तब तक मैं यहाँ पर ऐसे गलत काम तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी और तुम्हारी ये सब हरकतें हम नहीं सहने वाले। तो लिसा को लगने लगता है कि लगता है मेरी स्टोरी की ड्रामा बनना भी चालू हो गया है और ये शूटिंग चल रही है। पर यहाँ पर वो लोग उसे गुस्से में देख रहे होते हैं तो वो फिर सोचने पड़ जाती है और उसे अब पता लग जाता है कि वो सच में इस नॉवेल की स्टोरी के अंदर आ गई है, वो भी वो स्टोरी जो उसने खुद लिखी थी क्योंकि वो एक स्क्रीन राइटर है। लिसा को बुरा लगने लगता है कि आखिर नॉवेल के अंदर आई तो आई और मैं तो इस कहानी की बस सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर बन गई जिसकी एंडिंग बहुत ही खराब होने वाली है। फिर लिसा तो यहाँ से डोरी होती है, उसे ख्याल आता है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ तो फिर आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड सूजी की सोल कहाँ पर है। फिर सूजी को जैसे यहाँ होश आता है तो वो अपने हस्बैंड जियांग को मनाने लग जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ हस्बैंड मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर जियांग तो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी लिसा जैसी सूजी को देखती है तो सोचने लगती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये स्टोरी बिल्कुल रियल की तरह कैसे हो गई है और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं दोनों इस कहानी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बन चुके हैं। लिसा खुश भी होने लग जाती है कि फाइनली उसकी बेस्टी उससे मिल गई। वो जल्दी से उसे हक करनी चाह रही होती है तो यहाँ पर सूजी जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वो तुरंत ही जियांग से कहने लगती है कि हस्बैंड तुम मेरी बात सुनो, इसने मुझे फंसाई है और मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। शैन और जियांग की मॉम को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, ये तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करने पर तुली हुई हो और मान भी नहीं रही हो। वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है तो जल्दी से लिसा उनका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है कि आपको जो भी बोलना है वो मुंह से बोलो, मारने की क्या जरूरत है। और फिर लिसा तो अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजी से कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो सूजी फिर से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हारा आखिर मैंने क्या बिगाड़ी जो तुम मेरे पीछे ही पड़ गई हो, और हाँ मैं तुमसे इतना ज्यादा क्लोज नहीं हूँ जो तुम मेरा नाम लेकर बार बार मुझे बुला रही हो। मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी वजह से ही शैन मुझसे छीन गया जबकि मैं तो शैन को लाइक करती थी। तुमने मेरी जगह उससे शादी कर ली और अब यहाँ पर मेरे सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही हो और तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। तो यहाँ पर फिर ये सब सुनने के बाद यहाँ पर लिसा को शौक लग रहा होता है और वो सोचने पड़ जाती है कि ये क्या चल रहा है, मेरी फ्रेंड मुझे पहचान ही नहीं रही है, तो यानी क्या सिर्फ इस स्टोरी के अंदर मैं ही आई हूँ और मेरी फ्रेंड नहीं, और यानी कि वो बस एक ब्रेनलेस स्टूपिड फीमेल कैरेक्टर बन चुकी है जो कि मुझसे जेलस है कि मैंने उसके फर्स्ट लव को छीन ली। लिसा को इस बात पर गुस्सा आता है कि आखिर मैंने ऐसी हरकत क्यों करी, मैंने स्टोरी की दोनों फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर का नाम मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड का क्यों रखी।
फिर वो सोचती है कि एक काम करते हैं, मैं वापस से ट्राई करती हूँ, क्या पता उसे मैं याद आ जाऊँ। फिर लिसा यहाँ पर सूजी को कुछ कहने लग जाती है जो कि सूजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, और वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। लिसा सोचती है कि लगता है हमारा वो फेवरेट एक्शन करना पड़ेगा। फिर वो उसके हाथ के साथ हैंडशेक कर रही होती है। तो यहाँ पर सूजी को तो गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझे मारी। वो उसका बाल खींचने लग जाती है। तो फिर लिसा को भी गुस्सा आता है और वो भी सूजी का बाल खींच रही होती है, और फिर दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ पिलो के साथ फाइटिंग करने लग जाते हैं। और ये सारी हरकतें देखकर फिर मदर इन लॉ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों को ही चिल्लाकर रोकती है। वो यहाँ पर दोनों से कहती है कि तुम दोनों ही कितनी ज़्यादा खराब हो। और लिसा से कहती है कि एक को तो अभी तक अपनी एक्स बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स है, और दूसरी को हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सीक्रेटली लीक करने की पड़ी हुई है। दोनों का मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम दोनों ही इस घर की डॉटर इन लॉ बनने लायक हो नहीं। वो सूजी और लिसा के सामने शाओ की तारीफें करने लगती है कि अगर शाओ अब्रॉड ना गई होती तो फिर तुम दोनों को कभी चांस नहीं मिलता यहाँ मेरे बेटों के साथ शादी करने का। तुम दोनों ही बहुत ही बड़ी ट्रैश हो। अब हमारी फैमिली तुम्हारा एक नहीं सहने वाले, निकलो यहाँ से। तो सूजी तो तुरंत ही नील डाउन होकर माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज हमें मत निकालो यहाँ से। तब यहाँ पर लिसा फिर नॉवेल की स्टोरी के बारे में सोचने लगती है कि उसने स्टोरी लिखी ही ऐसी थी। ये जो दोनों फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, इनकी बस दोनों मेल लीड्स के साथ नाम की शादी हुई थी, तभी तो उसने फिर फीमेल लीड शाओ की एंट्री करवाई है, और इस वजह से ही अब उन दोनों की बर्बादी शुरू होगी। अब मेरी लिखी हुई स्टोरी के हिसाब से हम दोनों में से एक की शादी अब एक 60-year-old मैन के साथ होगी और दूसरी को अब्रॉड लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर वो मर जाएगी। लिसा सोचती है कि सच में आखिर मुझे ऐसी रूथलेस स्टोरी को नहीं लिखना चाहिए था। अब लिसा यहाँ देख रही होती है कि सूजी कैसे यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को मना रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से मत निकालो। लिसा सोच रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से अब यहाँ से उन्हें निकाला भी जाएगा और उन दोनों का ही दोनों मेल लीड्स के साथ डिवोर्स भी होगा। तब यहाँ पर मदर इन लॉ और गुस्सा आने लग जाती है कि अगर तुम्हें बचना है और डिवोर्स भी नहीं लेना है तो ऐसा तो नहीं चल सकता। वो उसे स्टिक से मारने लगती है। तो लिसा जल्दी से यहाँ पर सूजी को बचा लेती है और कहती है कि सिर्फ डिवोर्स की तो बात है ना, हम दोनों ही डिवोर्स देने के लिए तैयार है। वैसे भी हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता, हम लोग डिवोर्स लेकर चले जाएंगे। सूजी जल्दी से जियांग के पास जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हस्बैंड, तुम इसकी बातें मत सुनो, ये सब बकवास कर रही है, मैं तुमसे बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं लेना चाहती। पर जियांग यहाँ पर गुस्से में उसका हाथ छोड़ देता है। फिर लिसा वापस से सूजी का हाथ पकड़ के यहाँ पर शैन और जियांग की मॉम से कहने लगती है कि हम लोग डिवोर्स लेके जाएंगे तो लाओ कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। तो फिर यहाँ पर मदर इन लॉ दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो फिर यहाँ लिसा तो जल्दी से साइन कर देती है। ये देखकर उसका हस्बैंड शैन यहाँ पर शॉक हो रहा होता है कि इतनी जल्दी इसने साइन कर दी और कुछ भी और डिमांड नहीं करी, ऐसे कैसे। यहाँ पर लिसा सोच रही होती है कि वैसे भी स्टोरी के हिसाब से अगर वो दोनों अभी डिवोर्स के लिए नहीं मानेंगी तो फिर उनकी मदर इन लॉ उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए मारने वाली है। इसलिए लिसा को लग रहा होता है कि उस आउटकम से बेहतर तो यही है कि डिवोर्स ही हो जाए, इससे कम से कम हम फिजिकल पेन से तो बचेंगे। और रही बात अभी सूजी की, तो अभी मैं इससे आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी फ्रेंड को भी यहाँ पर होश आ ही जाएगा कि वो नॉवल के अंदर आ गई है। फिर लिसा तो यहाँ पर सूजी के हस्बैंड जियांग की बुराई करने लगती है कि वो तो एक नंबर का प्ले बॉय है और कोई काम का नहीं है, ना उसे बैठना आता है ना खड़े होना आता है, और एक नंबर का वो स्पॉइल्ड लड़का है जिसे कुछ तो आता नहीं है, बस गुड लुकिंग होने के अलावा उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वो कहती है कि ऐसा हस्बैंड रख कर ही क्या फ़ायदा है, इसलिए तुम भी जल्दी से साइन करो। तो फिर जियांग को गुस्सा आ रही होती है और उसका भाई शैन यहाँ पर उसके साइड लेते हुए लिसा से कहता है कि अभी हमारे बीच का डिवोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 1 महीने का पीरियड बचा है, तो मुझसे अच्छे से बात करो। लिसा कहती है कि तो क्या हुआ, डिवोर्स तो होके रहेगा ना, तो यहाँ पर तुम भी मुझसे तमीज से बात करो और मुझे मिस कहकर बुलाओ। लिसा सूजी से कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही थी, देखो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी गुड लुक्स और टैलेंट है तो ऐसे बंदे के ऊपर वेस्ट मत करो। तो सूजी यहाँ पर खड़े होकर लिसा को चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो फिर लिसा को गुस्सा आता है और वो जाकर शैन को किक करती है और सूजी से कहती है कि तुम नहीं मानोगी ना। वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट उठाती है और पेन लेकर उसका हाथ पकड़ती है और साइन करवा देती है, और ये सभी बस देखते रह जाते हैं। और फिर लिसा सूजी का हाथ पकड़ती है और उसके साथ यहाँ से जाने लग जाती है, जिसके बाद फिर इन दोनों को इन लोगों के सामान के साथ घर से बाहर फेंक दिया जाता है और हाउसकीपर तो घर का दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। और सूजी बस चिल्लाती रह जाती है कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ, मुझे तो डिवोर्स चाहिए नहीं था, सब इस लिसा की वजह से हुआ है। पर यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता।
और सूजी यहीं पर ही बैठ कर रोने लग जाती है। तो लिसा कहती है कि अब एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर हैं, तो तुम्हारी रोने की आवाज़ भी उन तक नहीं जा रही है। और वैसे भी वो लोग अगर सुन भी लेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि तुम फेक रो रही हो। सूजी इसे चिल्लाती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर मैंने कब तुम्हें बोली कि मुझे जियांग से डिवोर्स चाहिए? आखिर तुम होती कौन हो मेरे लिए डिसीजन लेने वाली? तो फिर लिसा उसे समझाती है कि अगर अभी तुम साइन नहीं भी करती तो भी वो लोग अपने अलग अलग तरीके आजमाते तुम्हारा डिवोर्स करवाने के लिए। तो बताओ फिर, तुम वो सारा चीज़ें झेलने के बाद टॉर्चर होकर बाहर आना चाहती थी या फिर खुद अपनी मर्जी से? तो फिर सूजी हार मान के बैठ जाती है। तब यहाँ पर कुछ लोग इन दोनों को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो इस जी फैमिली की दोनों डॉटर इन लॉ है ना। लगता है इन लोगों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया है। यही सभी लोग गॉसिपिंग करके हंस रहे होते हैं। तो फिर सूजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो इन दोनों को चिल्लाती है कि तुम लोग इधर क्या देख रहे हो? गॉसिपिंग करना है तो अपने घर पे जाओ। और फिर यहाँ सूजी नोटिस करती है कि आखिर मैं इस लिसा की साइड क्यों ले रही हूँ, आखिर मुझे क्या हो गया। लिसा फिर खुश होती है और सूजी को समझाने लगती है कि तुम ना कोई भी चीज़ की फिक्र मत करो। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वुमेन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए हमें किसी मैन के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद का ही नेम बना सकते हैं। और पहली बात तो ये कि तुम्हारा ये एक्स हस्बैंड बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था और मुझे तो उसका फेस देखकर ही लग रहा था कि वो बस एक नंबर का प्ले बॉय है, तो तुम तो उससे केयरफुली रहना। फिर दोनों बेघर यहाँ बीच रास्ते में बैठी होती है और सूजी गुस्से में कहने लगती है कि देखो, अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, हम कितने मिजरेबल हो चुके हैं। तब यहाँ आसपास कुछ लोग चीज़ें खाते हुए जा रहे होते हैं, तो ये देखकर फिर सूजी को भी भूख लगी होती है। जैसा कहती है कि तुम्हें भूख लगी है ना, देखो मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। और फिर वो जब यहाँ खाने की चीज़ें लेकर आती है तो सूजी फिर मज़े में खा रही होती है और लिसा ये देखकर खुश होती है और अपने हिस्से का भी उसे ही खाने को दे देती है। तो सूजी कहती है कि वैसे तुमने बस इतने थोड़े से चिकन के लिए अपने नेकलेस को बेच दी, तो क्या ये वर्थ इट था? तो लिसा कहती है कि थोड़े से नहीं, देख लो तुमने कितना सारा खाई हो। और हाँ, आप फिक्र मत करो, हमारे पास जो बचे हुए पैसे हैं ना, वो थोड़े दिन का खर्चा चलाने के लिए तो काफ़ी है। सूजी सोचती है कि वैसे इसने मुझे खाना खिलाने के लिए अपने नेकलेस को बेच दी, जबकि वो तो इसे शेन ने दिया था और वो इसके लिए कितना प्रीशियस था। फिर भी सूजी बदले में उसे अपना जेड पेंडेंट दे देती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे अपना नेकलेस बेचकर फ्री में ये खाना खिलाई हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बस रिपे कर रही हूँ, तो अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो लिसा पूछती है कि ये तो तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें दी थी ना, तो क्या तुम ये सच में मुझे दे रही हो? तो फिर सूजी बताती है कि मुझे सच में किसी का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी ये रखने के लिए दे रही हूँ। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं तुम्हें ये सारे खाने का पैसा दे दूंगी और फिर तुम मेरा जेड मुझे रिटर्न कर देना। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे खो दी ना तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। लिसा मान जाती है कि ठीक है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ और फिर वो सूजी का फेस क्लीन करने में हेल्प करती है। तो फिर सूजी चिल्लाती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे टच कर रही हो। फिर वो गुस्सा होकर अपना लगेज लेकर जा रही होती है, तभी बीच रास्ते में एक कार आके रुकती है। तो सूजी चिल्लाती है कि क्या तुम लोगों को कार चलाने नहीं आती? तभी उसमें से दो गार्ड्स बाहर निकलते हैं और वो लोग सूजी को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो लिसा भी उन लोग को चिल्लाती है कि ये क्या हरकत है। फिर लिसा को याद आता है कि स्टोरी के प्लॉट के हिसाब से अब वो वाला प्लॉट आ रहा है जिसमें सूजी की शादी ज़बरदस्ती एक 60 ईयर ओल्ड मैन से करवा दी जाएगी। दोनों गार्ड्स बताते हैं कि हम बस अपना काम करने हैं, हमें ऑर्डर दिया गया है कि हमें सू फैमिली की डॉटर को लेकर जाना है क्योंकि उसकी शादी अब ली फैमिली में होने जा रही है। उन लोगों ने ब्राइड प्राइस भी दे चुके हैं। तो फिर सूजी तुरंत ही नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं सू फैमिली की डॉटर नहीं हूँ, बल्कि ये लिसा है। मैं तो बस एक आम लड़की हूँ जो कि यहीं से गुजर रही थी और मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सूजी कह रही थी कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो देख लो, उसके पास सू फैमिली का जेड पेंडेंट भी है। लिसा तो शौक रह जाती है कि सूजी उसे कैसे फंसा दे रही है और फिर यहाँ पर गार्ड्स जल्दी से लिसा को पकड़ के कार में बैठा कर लेकर चले जाते हैं और सूजी बस ये सब खड़ी देखती रह जाती है। फिर इसके बाद गार्ड्स जब यहाँ लिसा को सूजी के मॉम डैड के सामने लेकर आते हैं और उसका मुंह खोलते हैं, तो फिर ये देखते के साथ ही वो लोग शॉक होते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है, तुम लोगों ने तो लिसा को लेकर आ गए हो। फिर यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि इसके पास आपकी फैमिली वाला वो जेड पेंडेंट है, इसलिए हमें लगा कि ये आपकी बेटी होगी। फिर सूजी के मॉम डैड तो यहाँ सोचने पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने तो ऑलरेडी ली फैमिली से ब्राइड प्राइस ले चुके हैं। लिसा उन लोगों से कहने लगती है कि अब तुम लोग बुरे फंसने वाले हो क्योंकि उन लोगों को पता लग ही जाएगा कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम लोग अभी मुझे जाने दो, नहीं तो तुम लोग ऐसे भी फंसोगे। तो सूजी के मॉम डैड सोचने पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें। तब यहाँ पर लिसा के मॉम डैड आए होते हैं और लिसा की मॉम यहाँ पर उसके कान नोची होती है और कहने लगती है
कि हम लोगों ने तुम्हारी इतनी रिच फैमिली में शादी इसलिए नहीं करवाए थे कि तुम खाली हाथ लौट कर आ जाओ। कम से कम डिवोर्स लेने के बाद तुम लोगों को पैसे तो लेने चाहिए थे। वो लोग कह रहे थे कि वैसे भी यहाँ पर सूजी तो है नहीं और ली फैमिली में किसी लड़की को भेजना ही है, तो अब तुम जाकर उस ली फैमिली के बेटे से शादी करोगी, क्योंकि हमें एक रिच फैमिली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तभी हमारी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर फिर सूजी के मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं कि हाँ ये डील अच्छी है, और वो लिसा को मनाने लग जाते हैं कि ये तुम्हारे पास अच्छा ऑफर है। फिर यहाँ पर वो ली फैमिली का बेटा पहुंच भी जाता है जो कि मेंटल है। वो यहाँ पर लिसा को देखकर खुश हो रहा होता है कि मेरी वाइफ तो कितनी ब्यूटीफुल है। वो उसके पास जाता है तो लिसा उसे तुरंत ही किक कर देती है। लिसा की मॉम यहाँ पर तुरंत ही बहाने करती है कि असल में हमारी बेटी अभी थोड़ी शाय है ना। वो तुरंत ही लिसा को कहती है कि आप भी माफ़ी मांगो और चुपचाप उनके साथ उनके घर जाओ। तो यहाँ पर फिर उस मेंटल लड़के का डैड कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ये हमारे साथ चुपचाप नहीं चलेगी तो फिर हम इसे ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे और इसे मार के अच्छे से फिक्स करेंगे। तो लिसा की मॉम डैड कह रहे होते हैं कि हाँ हमारी बेटी को आप अच्छे से डिसिप्लिन कर सकते हैं, हमारी गलती है कि हमने डिसिप्लिन नहीं सिखाया। फिर लिसा यहाँ नॉवल की स्टोरी के बारे में सोचने लगती है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो जाकर इस मिस्टर ली का विग निकाल लेती है। तो फिर वो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है और वो सारे गार्ड्स को लिसा को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तो लिसा फिर यहाँ पर इस मेंटल लड़के को उठा उठा के पटक देती है और ये देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। फिर उस लड़के का डैड चिल्ला रहा होता है कि तुम जैसी लड़की से अगर मैंने अपनी बेटी की शादी कर दिया ना तो वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो मुझे सबक सिखाने होगा। तो यहाँ पर लिसा को पंच करने जा रहे होते हैं पर अपने ही बेटे को मार देते हैं। फिर लिसा ये सब देखकर हंसी जा रही होती है। तब यहाँ पर लिसा के डैड उसे मारने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर फिर सूजी पहुंच जाती है बाइक लेकर और वो चिल्लाती है कि तुम सभी उसे छोड़ दो। तो लिसा यहाँ पर सूजी को देखकर खुश होती है कि वो उसे बचाने आ गई। फिर दोनों यहाँ डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर इन सभी को सबक सिखाने वाले हैं। फिर एक यहाँ पर झाड़ू ले आती है और सूजी यहाँ पर पानी का पाइप से इन लोगों को भिगा देती है। फिर मिस्टर ली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और सूजी के मॉम डैड से अपनी ब्राइड प्राइज वाले पैसे मांगने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने पैसे रिटर्न नहीं किए ना तो फिर तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर सूजी इस मिस्टर ली को चिल्लाती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं। तो फिर वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से डर के मारे भाग जाता है। फिर लिसा के डैड गुस्से में उसे मारने जा रहे होते हैं और वो यहाँ नीचे हो जाती है। तो उसके डैड का बैक दुखने लग जाता है। उसकी मॉम चिल्लाती है कि क्या तुम भूल गई हो कि ये तुम्हारे डैड है। लिसा कहती है कि अगर इन्हें याद होता कि मैं इनकी बेटी हूँ तो फिर वो उस वक्त मेरा साथ देते जब मुझे बुली किया जा रहा था। फिर सूजी और लिसा के मॉम डैड दोनों ही यहाँ पर इन लोगों को चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर वो दोनों वापस से शादी नहीं करेंगी तो फिर उन लोगों को पास पैसा कैसे आएगा और वो लोग अब अपना कर्जा कैसे भरेंगे। दोनों के मॉम डैड उसे समझाने लगते हैं कि तुमने जो जी फैमिली में अपनी शादी तोड़ कर आई हो उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो गया है। तो सूजी और लिसा दोनों कहने लगते हैं कि आपने हमें पैदा किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें पालने के लिए ऐसे हमें ब्लैकमेल करेंगे कि इसके बदले में हमें आपको इस तरीके से रिपे करना होगा। तो फिर दोनों के पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि उन्हें ये करना ही होगा, नहीं तो फिर वो अपना पैसा कैसे भरने वाले। यहाँ पर लिसा को रियलाइज़ हो रहा होता है कि सच में उसने स्टोरी के दोनों सपोर्टिंग कैरेक्टर के पेरेंट्स कितने ख़राब रखी थी और ये बैड लक अब उन दोनों के ऊपर ही आ गया। फिर यहाँ पर दोनों के मॉम डैड मान जाते हैं कि ठीक है तुम हमारे साथ रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो जिसमें लिखा है कि फिर हमारे सारे उधार वाले पैसे तुम लोग भरोगी और हमारे साथ रिश्ता भी कर दे, तो फिर हम तुम्हारी शादी कोई और फैमिली में नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर फिर दोनों ही इस बात के लिए मान जाते हैं। पर जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि 2 महीने के अंदर इतने सारे पैसे इन लोगों को रिटर्न करना होगा, नहीं तो फिर अपने पेरेंट्स की बात मानकर एक ऐसे ओल्ड मैन के साथ शादी करनी होगी। तो लिसा डिसाइड कर लेती है कि ये सब तो बाद में देखा जाएगा। वो मन में सोचती है कि अगर मैंने साइन नहीं करी तो स्टोरी के हिसाब से हम दोनों की बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होगी और उससे बेहतर है कि कम से कम हमारी लाइफ में कोई उम्मीदें तो हो कि हम लोग सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो साइन कर देती है और सूजी से कहती है कि इस बार मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो कि तुम क्या चाहती हो। तो सूजी भी फिर डिसाइड करती है कि नहीं हम लोग ये कर सकते हैं और वो भी साइन कर देती है। फिर ये लोग साइन करने के बाद ये पेपर वापस दे देते हैं। तो फिर दोनों के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि अब सब इन लोग की मर्जी है। लिसा कहती है कि जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमें इतने सारे पैसे आप लोगों को रिटर्न करने, तो वो हम लोग पैसे रिटर्न कर देंगे, लेकिन हमारे बीच का जो रिश्ता है वो ऑलरेडी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो पैसे आपको बाद में मिल जाएंगे। और फिर ये कहकर लिसा यहाँ से सूजी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर चली जाती है।
फिर इसके बाद सूजी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है ये सोचकर कि आखिर मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने उस पेपर पे साइन कर दी। अब मेरे ऊपर इतना सारा उधार हो गया है। तभी यहाँ पर लिसा उसके लिए कुछ खाने को लेकर आती और कहती है कि ये लो, ये तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो फिर सूजी तो चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से एक तो बिना कोई रीज़न के मेरा डिवोर्स हो गया है और यहाँ पर मेरी ये हालत हो गई है कि अब मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा है और मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुकी हूँ। बताओ आखिर अब मैं क्या करूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं बस तुम्हारी तारीफें सुनते आई हूँ। मेरे मॉम डैड हमेशा तुम्हारी तारीफें करते हैं और फिर बड़े होने के बाद जिस बंदे से मैं प्यार करती थी उससे तुम्हारी शादी हो गई और मैं उसकी सिस्टर इन लॉ बन गई और अब तुम्हारे साथ मेरा भी डिवोर्स हो गया है और मैं भी तुम्हारे साथ बेघर हो चुकी हूँ। आखिर मैंने पास्ट लाइफ में ऐसा कौन सा बुरा काम करी थी जो गॉड ने मुझे इस तरीके से पनिश कर दिया है और तुम्हारे साथ मुझे अभी भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर फिर लिसा तो अपसेट हो रही होती है ये सोचकर कि आखिर मैंने भी क्या कर दी हूँ जो मुझे इस नॉवेल की स्टोरी के अंदर आना पड़ गया है। और डायरेक्टर ने मुझे डिमांड की थी कि मुझे स्टोरी में थोड़ा स्पाइस डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतनी मेलोड्रामेटिक स्टोरी बना दी थी और उसका भुगतान अब मुझे ही करना पड़ रहा है इस नॉवेल के अंदर आकर इस बुरी फीमेल कैरेक्टर बनकर। सूजी तो अभी भी लिसा को चिल्लाई जा रही होती है। तो फिर लिसा उसे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर मुझे बचाने के लिए क्यों आई। तो फिर सूजी उसे बताती है कि क्योंकि मेरा जेट पेंडेंट तुम्हारे पास था और ऊपर से मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना है सिर्फ इसलिए। तो लिसा कहती है कि तुम बस अभी भी जिद्दी बन रही हो और सच नहीं बोल रही हो। सूजी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई तुम्हारी नहीं पड़ी है। तो फिर लिसा पूछने लगती है कि क्या तुम्हें सच में मैं बिल्कुल भी याद नहीं आई हूँ। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि आखिर क्या याद नहीं आई हूँ, आखिर तुम किन चीज़ों की बात कर रही हो। तो फिर लिसा उसे गिनाने लगती है कि जब वो छोटी थी तभी से ही बहुत ही ज़्यादा शरारती थी और वो उसके स्कूल टाइम की सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है जिसे सुनकर यहाँ पर सूजी शॉक हो रही होती है। लिसा बचपन की बहुत सारी चीज़ें बताते हुए पूछने लगती है कि क्या तुम्हें याद आया कि हम लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो सूजी उसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं कोई तुम्हारी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं थी। लिसा को फिर यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है ये सोचकर कि यानी इस नॉवेल के अंदर सिर्फ मैं आई हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं। और फिर लिसा यहीं पर ही बैठ कर रोने लग जाती है कि सूजी तुम कहाँ पर हो, तुम आखिर यहाँ पर क्यों नहीं आई। तभी सूजी जल्दी से उसे हक करके शांत कर रही होती है और वो मन में सोचती है कि क्या चल रहा है, मैं आखिर इसकी केयर क्यों कर रही हूँ और मैं क्यों इसे कंफर्ट करने लग गई। लिसा भी ये देखकर शॉक होती है और सूजी फिर जल्दी से उसे दूर हो जाती है। लिसा यहाँ पर सोचने लगती है कि ये मेरी फ्रेंड सूजी नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम मैं इस नॉवेल की ऑथर हूँ तो आखिर ये मेरी लिखी हुई कैरेक्टर है तो मुझसे अच्छा इसे कौन ही जान सकता है। फिर लिसा यहाँ पर सूजी को बैठाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी एक बार फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिए जिस वजह से तुम लोगों पे अब ट्रस्ट नहीं कर पाती हो और तुम्हें लगता है कि जो भी तुम्हें अप्रोच कर रहा है वो कोई अल्टरियर मोटिव के साथ है। मुझे पता है कि तुम्हें बचपन से ही फ्लैशी चीज़ें बहुत पसंद है और तुम एंटीक को भी कलेक्ट करके रखती हो और मुझे पता है कि तुम अपनी रिच फैमिली सू फैमिली की डॉटर होने के बाद जब तुमने यांग से शादी कर ली थी तो भी तुम्हें हमेशा ऐसी बात का डर था कि कहीं तुम्हें कोई छोड़ ना दे क्योंकि तुम्हें बचपन से ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिली है। और मुझे ये भी पता है कि तुम ऑलरेडी शैन को भूल भी चुकी थी और तुम जियांग के साथ एक अच्छी लाइफ बिताने का भी सोच चुकी थी आफ्टर ऑल क्योंकि वो हैंडसम जो है और तुम्हें उसकी ब्यूटी पसंद है। पर मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हुई और तुमने कभी अपना लव उसे कन्फेस करी नहीं, बस तुम सीक्रेटली उसके ऐप्स ही देखा करती थी। और मुझे पता है कि तुम भी ये सब जानती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी जी फैमिली में शादी करवा दी क्योंकि वो बस तुम्हें एक चेस पीस की तरह यूज़ कर रहे। और मुझे ये भी पता है कि जियांग की कंपनी की इंफॉर्मेशन जो तुमने चुराई थी वो तुमने अपनी मर्जी से नहीं करी हो बल्कि अपने फैमिली के फोर्स करने पर करी हो। सूजी अपने बारे में ये सारी चीज़ें सुनकर शॉक होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता लग गई, क्या तुमने मुझे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करी हो। लिसा इसे बताती है कि फिक्र मत करो, जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन तुमने चुरा के दी थी उसमें कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो बेकार था। तो ये सुनने के बाद सूजी कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि इस बारे में जियांग को पहले से पता था। वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है तो लिसा उसे रोकती है और कहती है कि देखो अभी कहीं मत जाओ, अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि तुम्हें मेरे साथ सोने चलना है। ये सुनकर सूजी चिल्लाती है कि आखिर तुम ये सोने की बकवासी क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर फिर लिसा उसे अपने साथ एक होटल रूम में लेकर आ जाती है जो कि उन लोगों को बहुत ही सस्ते में मिल गया होता है और यहाँ पर 2 बेड्स होते हैं।
तो फिर सूजी कह रही होती है कि हम सच में यहाँ पे रहने वाले। वो फिर खुश हो जाती है और लिसा उसे जैसी सॉफ्टवेयर पकड़ाती है तो सूजी और खुश होने लगती है। फिर वो कहती है कि लेकिन अभी हमारे पास कोई खास पैसे नहीं है, ऊपर से इतना सारा कर्जा है, उसका हम क्या करेंगे? और फिर भी उतने कम पैसों में तुमने फालतू की सॉफ्ट टायर को क्यों खरीदी? तो लिसा कहती है कि तुम्हें ये पसंद आया ना, बस वही काफ़ी है। सूजी कहती है कि सच में तुम तो पैसे वेस्ट कर रही हो, मुझे अपने पैसे भी तुम्हें देने ही नहीं चाहिए था, और वैसे भी मैं इतनी बड़ी हूँ तो क्या मेरे लिए ये लेना ज़रूरी था? और फिर यहाँ सूजी जब सो रही होती है तो वो लिसा के इतने क्लोज हो जाती है कि लिसा सोचती है कि मैंने किंग साइज बेड इसलिए ली थी ताकि वो अच्छे से लेट सके, और इसकी हरकतें भी सेम मेरी फ्रेंड की तरह ही है। वो यहाँ पर फिर इसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है और इस बारे में फिर सोचने लग जाती है कि उन लोगों के ऊपर जो अब 200 मिलियन का कर्जा है, इसकी वजह से वो लोग की एंडिंग सेम वैसी ट्रेजिक हो सकती है जैसा कि उसने नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से दोनों फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर की एंडिंग बनाई थी। फिर इसी बारे में वो टेंशन ले रही होती है कि तभी इतने में वो फील करती है कि कोई दरवाजे का लॉक बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो बंदा डोर के नीचे से कोई नोट अंदर डाल देता है और फिर चला जाता है। तो लिसा फिर चुपके से जाकर उस नोट को उठा के पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जो चीज़ें दुनिया में एक्सेस नहीं करनी चाहिए उसे लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका एक दिन डिसअपियर हो जाना ही है। लिसा फिर ये पढ़ने के बाद फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगती है कि यहाँ पर कौन है, पर वो देख नहीं पाती और जो लड़की रखी गई थी वो जल्दी से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिसा सूजी को साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में आई होती है। तभी यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रही होती है कि कल जो नोट किसी ने छोड़ के गया था वो पक्का क्या बस प्रैंक होगा। फिर इतने में एक लड़की यहाँ पर सूजी से टकरा कर जाने वाली होती है तो लिसा जल्दी से उसे बचाती है। फिर दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। लिसा कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं एक स्क्रीन राइटर हूँ और ये जो वर्ल्ड है ये बस मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट है, तो क्या तुम इस बात पे बिलीव करोगी? सूजी को बिल्कुल यकीन नहीं आता तो लिसा उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मैं एक स्क्रीन राइटर हूँ और मैंने ही स्टोरी लिखी थी, पर एक्सीडेंटली मैं स्टोरी में आ गई और मुझे लगा कि तुम शायद मेरी वो बेस्ट फ्रेंड नहीं हो और तुम बस इस नॉवल की कैरेक्टर हो, लेकिन नहीं, अब मुझे यकीन आ चुका है कि तुम सच में मेरी फ्रेंड हो, जिसे अभी इस बारे में पता नहीं लग रहा है कि तुम इस नॉवल के अंदर आई हो। देखो अभी हम दोनों को साथ मिलकर जल्द से जल्द कुछ करना होगा इस ओरिजिनल स्टोरी को चेंज करने के लिए, नहीं तो फिर हमारी बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होगी। इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हम सब कुछ मिलकर चेंज करेंगे और अपनी लाइफ को बदलेंगे। तो सूजी कहती है कि तुम जो बोल रही हो ना वो पहले खुद सुन लो, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होगा, आखिर तुम कौन से ज़माने में जी रही हो। देखो मेरे साथ ये सब मजाक करना बंद करो, क्या तुम्हें ये सब करके मज़ा आ रहा है? फिर ऐसा बोलकर सूजी यहाँ पर लिसा से गुस्सा होकर बैठ जाती है। लिसा सोचती है कि आखिर ये इतनी इजीली थोड़ी ना मानने वाली है, मुझे पता था। वो सोचती है कि क्या पता एक बार बस मैं सूजी को होश में ले आऊँ कि वो भी मेरी तरह इस नॉवल के अंदर आ गई, उसे ये पता लग जाए तो फिर क्या पता हम दोनों वापस यहाँ से जा सके। फिर लिसा कहती है कि तुम इधर ही बैठो, और फिर वो एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज लेकर आती है। तो बस इतनी सी चीज़ देखकर सूजी कहती है कि हम कर्जे में हैं, ना कि हम भिखारी हैं जो तुम बस इतना सा खाना लेकर आई हो, तुम क्या बच्चों के हिसाब से लेकर आई हो, हम बड़े हैं। तो लिसा कहती है कि तुम खाओ तो फिर सूजी एक फ्रेंच फ्राई उठाती है तो यहाँ पर लिसा उसमें से हाफ तोड़ के खाने लगती है। फ्लैशबैक में हम दिखाते हैं कि लिसा और सूजी की फ्रेंडशिप तब हुई होती है जब वो लोग स्कूल से एक बार रेस्टोरेंट गए होते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही हैमबर्गर बचा होता है, तो दोनों ही फिर झगड़ा करने लग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो हम दोनों नहीं पेमेंट करें तो हाफ हाफ खा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वो लोग फ्रेंच फ्राइज को भी आधा आधा तोड़ कर खा रहे होते हैं और बर्गर को भी। तो यहाँ पर अब फ्रेंच फ्राई खाने के बाद तो सूजी को याद नहीं आता तो लिसा फिर बर्गर को भी हाफ तोड़ देती है। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग इन लोगों को ही देखने लग जाते हैं। ये देखकर सूजी यहाँ पर बहुत ही एम्बेरस होती है और लिसा से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि सारे लोग हमें देख रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, वो सभी हमें भिखारी समझ रहे हैं, तुम लगता है पागल हो चुकी हो। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से बाहर चली जाती है। तो लिसा अपसेट होती है कि लगता है इन सब का भी कुछ असर नहीं पड़ रहा और उसे कुछ नहीं आ रहा। फिर वो सूजी को आवाज़ देते हुए जल्दी से बाहर आती है और तभी वो देखती है कि यहाँ से दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में जाते हुए केक लेकर जा रहे होते हैं। तो लिसा को फिर कुछ याद आता है और वो सूजी से कहती है कि क्या तुम मेरी एक स्टोरी सुनना चाहोगी, मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड सूजी की।
फिर वो बता रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों की फ्रेंडशिप हो गई होती है। तो लिसा फिर एक दिन सूजी के घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर जाती है और तभी वो देखती है कि सूजी का उसके डैड के साथ झगड़ा हो रहा होता है। सूजी अपने डैड को चिल्ला रही होती है कि वो शादी नहीं करना चाहती है और अभी स्टडी करना चाहती है। तो फिर उसके डैड उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि शादी उसे करनी पड़ेगी उनका कर्जा भरने के लिए। यहाँ पर वो उसके ऊपर हाथ उठाने जाते हैं तो लिसा फिर बीच में आ जाती है और तुरंत ही उसके डैड को केक फेंक कर मारती है और सूजी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। वो उसे वहां से लेकर चली जाती है। इसी के साथ ही सब फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सारी स्टोरी लिसा यहाँ पर सूजी को सब बता रही होती है और कह रही होती है कि फिर मैंने तुम्हारे डैड को जेल पहुंचाई थी और पुलिस की वजह से हमें जस्टिस मिला था। सूजी को तो बहुत नींद आ रही होती है और वो लिसा से कहने लगती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बड़ी अच्छी है, अगली बार बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना। और हाँ, तुम इस बेडशीट को भी हाफ करने का मत सोच लेना, नहीं तो फिर हम सो भी नहीं पाएंगे। लिसा सोचती है कि लगता है उन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ है, मेरा मिशन फेल हो गया। फिर यहाँ पर लिसा तो सूजी को अपनी स्क्रिप्ट दिखाने लगती है और मन में सोचती है कि मुझे यकीन है अब तो तुम्हें याद आ ही जाएगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा अपने स्क्रिप्ट डायरेक्टर को दिखाने गई थी पर डायरेक्टर उसे चिल्लाने लग गया था कि कितनी बेकार सी स्क्रिप्ट है। तो वहाँ पर सूजी ने आकर उसका साथ दी थी और उस बंदे को चिल्लाई थी कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की लिखी हुई स्क्रिप्ट को ऐसे बेकार कैसे कह सकता है और उसने उसका बदला ली थी। तो फिर यही सब याद करके अभी यहाँ पर लिसा सोच रही होती है कि शायद अब सूजी को याद आ जाए, पर सूजी को अभी भी कुछ भी याद नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या है, लगता है तुम कुछ भी सोचते रहती हो, ये सब तुम्हारे सपनों में ही होगा। और फिर वो इसकी स्क्रिप्ट इसे देखकर अपना सोने लग जाती है। फिर लिसा देखती है कि सूजी ने उसके लिए बैंडेड रखी हुई है तो वो याद करती है कि उसके हाथ में तभी चोट लगी थी तो उसने देखी थी। तो फिर ये खुश होती है और सोचती है कि चलो जाने दो, तुम्हें कुछ भी याद ना हो तो क्या हुआ, तुम आखिर तभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और अभी भी हो। नेक्स्ट डे लिसा सूजी के लिए कुछ खाने को खरीदने की होती है और जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि एक कार जानबूझ के उसे हिट करने वाली है। फिर इतने में सूजी जल्दी से भाग कर आती है और लिसा को बचा लेती है और दोनों ही फिर साइड में गिरते हैं। तभी यहाँ पर सूजी को पुरानी बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है और वो सब सोच रही होती है और लिसा यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम्हें आखिर मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो फिर। तभी सूजी उसे बताती है कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। वो उसे तुरंत ही कहने लगती है कि सॉरी, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। फिर इसके बाद दोनों घर आते हैं और इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिसा पहले तो इमोशनल हो जाती है और सूजी के साथ अपना वही पुराना वाला सेम एक्शंस करती है जो कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा से करते आई है। लिसा रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम पहले मुझे पागल बोल रही थी और मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं करी थी। तो सूजी कहती है कि सॉरी, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। और फिर दोनों यहाँ पर रोते हुए एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और फिर दोनों जन आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए और यहाँ से बाहर कैसे जाया जाए। लिसा कहती है कि पहले मुझे लगा था कि शायद अगर मैं तुम्हें होश में ले आऊँगी और तुम्हें सब याद आ जाएगा तो फिर हम दोनों यहाँ से वापस जा पाएंगे, लेकिन लगता है ये तरीका नहीं था यहाँ से जाने का। फिर आखिर अब हम क्या करें। तभी यहाँ पर ये लोग फिर स्क्रिप्ट को ओपन करके देखते हैं तो फिर स्क्रिप्ट ओपन हो जाती है और फिर यहाँ लिसा और सूजी समझ जाते हैं कि यानी दोनों ही वर्ल्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आखिर अब हम यहाँ से वापस कैसे जाए ये सोचना होगा। तभी यहाँ पर सूजी देखती है कि उसके स्क्रिप्ट में उसने कोई सीन में बारिश वाला सीन लिखी होती है तो वो सोचती है कि नहीं, बारिश नहीं बल्कि सनी होना चाहिए, ऐसा वो चेंज कर देती है। सूजी कहती है कि सच में इस टाइम पर भी तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट की पड़ी हुई है, तुम उसे अभी भी चेंज करने में लगी हो। तभी यहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि मौसम चेंज हो गया है और धूप निकल आई है। ये देखने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और खुश भी कि यानी ये लोग अब स्क्रिप्ट को चेंज करके सब कुछ बदल सकते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि आखिर चेंज क्या करें। तो सूजी कहती है कि एक काम करो, ऐसा लिखो कि हमारे दरवाजे के बाहर एक हैंडसम लड़का आकर खड़ा आ जाए। लिसा कहती है कि सच में तुम्हें तो बस हैंडसम लड़कों के बारे में पड़ी होती है। फिर वो ऐसा लिख देती है। तो यहाँ पर डोरबेल बजता है और जैसे यहाँ पर लोग दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो एक लड़का यहाँ पर खड़ा होता है, जिसे देखकर फिर लोग खुश हो जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगते हैं कि अब ये लोग स्टोरी को चेंज करेंगे और अपनी ट्रेजिक एंडिंग होने से बचा लेंगे। पर फिर जब यहाँ पर लिसा स्टोरी को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें डिलीट करने जाती है तो वो नहीं होती, बल्कि वो वापस से खुद ब खुद वापस से लिख जाता है। लिसा कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें वो दोनों मेल लीड्स और उसकी मॉम को रास्ते से हटाना होगा। तो उनके कैरेक्टर को ही वो यहाँ पे डिलीट कर रही होती है पर वो चीज़ वापस से रिटर्न हो जाती है और ऊपर से यहाँ पर लिसा के नाक में से खून भी बहने लगता है।
तो उसकी तो पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। सूजी कहती है कि अपने आप को थोड़ा और चार्ज करो। तो फिर लिसा यहाँ लिखने का ट्राई करती है कि वो दोनों बहुत ही पहले से ही अमीर है, पर इतना लिखने से पहले ही वो यहाँ वापस से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फिर सूजी उसकी फिक्र करते हुए रो रही होती है कि अभी तो हमें मिले हुए 8 घंटे भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी चली गई। सूजी कहती है कि लगता है अब तुम्हें उठाने के लिए मुझे CPR देना ही पड़ेगा। और इतने में फिर लिसा को होश आ जाता है और फिर ये लोगों को पता लगता है कि असल में अब ये लोग कुछ भी चीज़ें डिलीट नहीं कर सकते बल्कि कुछ नया ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग फिर नई प्लानिंग करते हैं जिसमें लिसा को एक पार्टी में जाना होता है जहाँ पर फिर वो उसे काम मिल जाएगा और दोनों ही नोबडी से बहुत ही अमीर बन जाएंगे। अब दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि आखिर वो उस पार्टी में जाएंगे कैसे। तो फिर ये लोग यहाँ पर एक अमीर बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो बंदा यहाँ पर पहुँचता है तो ये लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं क्योंकि इनका प्लान है कि वो उसे बचाएंगे तो फिर वो बदले में उन्हें रिवॉर्ड देगा। ऊपर से कचरा गिर रहा होता है और वो उस अंकल के सर पे गिरने वाला होता है। तो जल्दी से लिसा और सूजी यहाँ पर उस अंकल को बचा लेते हैं। वो तो यहाँ पर शॉक रह जाता है और फिर कहता है कि तुम लोग का बहुत थैंक यू, तो मैं तुम लोग को रिवॉर्ड दूंगा। यहाँ पर फिर लिसा कह रही होती है कि मिस्टर जो आपको हमें ऐसे रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो बंदा शॉक हो जाता है कि तुम लोग को मेरा नाम भी कैसे पता है। तो फिर यहाँ पर दोनों जल्दी से बहाना करते हैं कि असल में हमने आपको ऑनलाइन देखा हुआ है इसलिए हमें आपके बारे में पता है। फिर दोनों ही कहने लगती है कि अगर आपको हमें इतना ही रिवॉर्ड देना है तो क्यों ना आप हमें अपने साथ एक पार्टी में लेके चले क्योंकि वहाँ पर हमें एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर वो बंदा इतनी ईजिली मान नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर फिर सूजी तुरंत ही शर्त लगाती है कि आप अभी जो नेक्स्ट स्टॉक खरीदोगे ना उसमें आपको 200 मिलियन का फ़ायदा होगा और अगर जो मैं बात कह रही हूँ वो अगर सच हो गई ना तो फिर आपको हमें पार्टी में साथ में लेके चलना होगा। तो फिर वो कहता है कि वैसे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है लेकिन ठीक है मैं शर्त मान लेता हूँ। फिर यहाँ पर सूजी और लिसा डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें स्टोरी में ये चीज़ लिखना होगा ताकि फिर ये सच हो। फिर दोनों घर पे आकर स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब ये लोगों ने जो ये चीज़ लिखी है ये सच होएगी कि नहीं। और फिर फाइनली ये चीज़ सच ही जाती है और स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है। पर यहाँ पर इस चीज़ की वजह से लिसा और बीमार हो रही होती है धीरे धीरे और उसकी नाक में से खून भी आ रहा होता है। पर वो ये बात बिल्कुल भी सूजी को पता नहीं लगने देती है क्योंकि सूजी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अब वो दोनों फाइनली बहुत ही अमीर हो जाएंगे। फिर पार्टी में हम देखते हैं कि शहना और जियान की मॉम यहाँ पर अपनी निस को भी इस पार्टी में लेकर आई होती है और ये लोग यहाँ के स्पेशल गेस्ट मिस्टर जो का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके साथ इन्हें अच्छी डील करनी है। पर तब इस पार्टी में सूजी और लिसा दोनों साथ में पहुंच जाते हैं तो इन्हें देखकर सारी पब्लिक शॉक होती है और आपस में बातें करने लगती है कि ये दोनों तो जी फैमिली की डॉटर इन लो है ना जो कि डिवोर्स लेकर जा चुकी थी। तो आखिर ये दोनों अब वापस यहाँ पर क्यों आई है? क्या ये दोनों लड़कों को वापस फंसाने के लिए आई है? यहाँ पर शहना और जियान की मॉम तो लिसा और सूजी दोनों को ही बातें सुना रही होती है और कह रही होती है कि वो यहाँ पर आई भी कैसे। तो यहाँ पर इन लोग का मजाक उड़ाने लगती है कि क्या हमारे होटल में ऐसे कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर फिर लिसा और सूजी दोनों ही अपना इनविटेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि अपनी आंखें खोल कर देख लो कि हमें इनविटेशन मिला है तब हम आए। तो यहाँ पर वो तो यकीन नहीं कर रही होती है और कहने लगती है कि पक्का तुम लोग कोई फेक इनविटेशन लेकर आए होंगे और वैसे भी तुम्हारी फैमिली का तुम दोनों के ऊपर पूरे 200 मिलियन का कर्जा है ना, वो तुम आखिर कैसे भरने वाले हो? इसलिए लगता है तुम दोनों वापस से मेरे बेटे को फंसाने आ गई। तो यहाँ पर लिसा उन्हें जवाब देती है कि वो खुद तो कोई काम करती है नहीं, जो कि बस ओल्ड होने के बाद दूसरे लोगों पे डिपेंड हो गई है, तो उन्हें क्या ही कुछ पता चलेगा। तब यहाँ पर ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक रह जाते हैं और फिर शैन लिसा से कहने लगता है कि आखिर तुम ये कैसे बातें कर रही हो, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी तमीज़ नहीं है कि एल्डर से कैसे बात करते? लिसा कहती है कि फिर तो एल्डर को भी ध्यान रखना चाहिए ना कि जो आए हुए गेस्ट है उनको कुछ भी गलत ना बोले और सही और गलत में फ़र्क रखे। फिर यहाँ पर जियान बीच में बुलिंग करता है तो सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम किसी काम की नहीं हो। तो जियांग शॉक रह जाता है कि सूजी उसे ऐसे सुना रही है और यहाँ पर ये देखकर लिसा खुश होती है। फिर शैन और जियांग की कजिन सिस्टर लिन कहने लग जाती है कि देखो मुझे नहीं पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम लोगों को ऑलरेडी फैमिली से निकाला जा चुका है, तो यहाँ पर मत रहो, नहीं तो तुम लोगों की भी रेपुटेशन खराब होगी और हमें भी मिस्टर जो के साथ डील करनी है तो हमारी डील में प्रॉब्लम आएगी। और फिर मदर इन लॉ तो यहाँ पर गार्ड्स को बुला रही होती है और कहती है कि इन दोनों लड़कियों को यहाँ से बाहर फेंको। और तभी यहाँ पर मिस्टर जो की एंट्री होती है और वो चिल्लाते हैं कि उन्हें निकालने की हिम्मत मत करना। फिर सूजी और लिसा तो खुश जाते हैं और मिस्टर जो आकर यहाँ पर फिर
कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे, मेरे आए बिना आप मेरे लोगों को यहाँ से निकाल रही हैं। और फिर मिस्टर जो बताने लगते हैं कि असल में लिसा और सूजी दोनों ही उनकी कैपिटल एडवाइजर है। उनकी बेइज्जती करना यानी कि मेरी बेइज्जती करना है, इसलिए वो कह देते हैं कि फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो तुरंत ही शैन माफ़ी मांगता है। तो मिस्टर जो कहते हैं कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि इन दोनों से मांगो। तो लिन तुरंत ही अपनी फैमिली की तरफ से लिसा और सूजी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि शायद हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लिसा खुश होने लग जाती है कि ये लिन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, मैंने बिल्कुल अच्छी कैरेक्टर लिखी हूँ। फिर यहाँ पर सूजी कहती है कि हम लोग तभी माफ़ करेंगे जब मिस्टर शैन की मॉम हमसे माफ़ी मांगेगी, क्योंकि गलती तो उन्होंने की है, उन्होंने हमारी बेइज्जती करी है और यहाँ से हमें निकालने की कोशिश करी है। तो फिर यहाँ पर मदर इन लॉ को तो सॉरी बोलना ही पड़ता है और ये देखकर सारे लोग शॉक हो रहे होते हैं। फिर लिसा यहाँ पर मिस्टर जो से कहती है कि आप अपना काम करो और अब आप हमारी फिक्र मत करो। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है तो लिन पूरी फैमिली की तरफ से यहाँ पर अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन दे रही होती है और मिस्टर जो को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रही होती है। पर हम देखते हैं कि लिसा ने ऑलरेडी पहले से सब प्लान करके रखी थी और उसने स्टोरी में कुछ चीज़ें ऐड करी थी, जिसकी वजह से वो सूजी कहती है कि अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें और भी कुछ स्पाइसी देखने को मिलने वाला है। फिर वो स्टेज पर जाती है और कहने लग जाती है कि क्योंकि जी फैमिली के इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो मिस्टर जो को ये इन्वेस्टमेंट करने नहीं देगी। जहाँ पर फिर लिन उसे कहने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया क्या जो तुम मेरे अगेंस्ट जा रही हो। तो लिसा कहती है कि वो तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा कि तुमने क्या करी हो। वो यहाँ पर उसके सारे फ्रॉड काम के बारे में सभी को बता देती है और कह देती है कि वो लोग तो ऑलरेडी ऐसे ही फंसने वाले हैं, तो ऐसी कंपनी में मिस्टर जो को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो फिर मिस्टर जो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लिसा को थैंक्स करते हैं कि उसकी वजह से वो इतना बड़ा नुकसान होने से बच गए। अब यहाँ पर शैन और जियांग की मॉम को तो इस लिन के ऊपर बहुत गुस्सा आती है क्योंकि वो उस पर ऑलरेडी इतना ट्रस्ट कर रही थी। वो उसे यहाँ मारते हुए लेके जाती है बाहर और ये देखकर सूजी को तो बहुत ही खुशी मिलती है कि लिसा ने तो कितनी सारी तैयारी करी। मिस्टर जो तो यहाँ पर लिसा और सूजी से इतना खुश होते हैं कि वो उन्हें अपना कोई पेन भी दे देते और कहते हैं कि उन लोगों ने उनकी इतनी बड़ी हेल्प करे और उनका इतना फ़ायदा भी करवाए, इसलिए अब आगे चल के उन्हें हमेशा मिस्टर जो की हेल्प मिलेगी और इस इंडस्ट्री में कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता है। तो फिर ये सुनने के बाद तो सूजी और लिसा तो और खुश हो जाते हैं और सारे लोग भी सुनकर शॉक हो होते हैं और खास करके जियांग और शैन भी। फिर हम देखते हैं कि जियांग और शैन जब यहाँ कंपनी में होते हैं तो जियांग कह रहा होता है कि भाई क्या आपको उन दोनों पर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा है? ये दोनों लड़कियाँ आखिर इतनी जल्दी बदल कैसे गई? जो आपकी वाइफ थी लिसा, जो कि बस लव स्ट्रक लड़की थी, आखिर अचानक से वो एक स्क्रीन राइटर कैसे बन सकती है? और दूसरी वो सूजी जो कि हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी चुरा रही थी, वो आखिर एक स्टॉक मार्केट गुरु कैसे बन गई? और उस मिस्टर जो की इतनी चाहिए थी कि वो उस दोनों से इतने ज्यादा खुश थे। मुझे तो भाई इन दोनों के ऊपर कुछ तो शक हो रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी और लिसा ने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा लिए होते और वो लोग 200 कैश पूरे अपने साथ लेकर जा रहे होते और बहुत ही हैप्पी होते हैं। फिर फाइनली वो लोग अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं और उन सभी को ये सारे पैसों से भरा हुआ बैग्स पकड़ा देते और कहते हैं कि ले लो अपने 200 मिलियन। तब यहाँ पर सूजी और लिसा दोनों के पेरेंट्स उन लोगों से कहने लगते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही मना कर देते हैं कि लगता है आप भूल चुके हो कि अब हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, आपको सिर्फ पैसे चाहिए थे ना, तो आप पैसे ले लो। तो फिर दोनों के पेरेंट्स गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोगों को थोड़ी सक्सेस क्या मिल गई, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग फैमिली को भूल जाओगे। तो ये दोनों को हंसी आ रही होती है कि कैसे अब वो लोग अपना फ़ायदा के लिए इन लोगों को वापस एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये लोग याद दिलाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर दिए थे उन लोगों ने, इसलिए वो अब उनके पेरेंट्स है ही नहीं और उनका जो कर्जा था वो भी अब पूरा हो चुका है। और ये सब बोलकर सूजी और लिसा मज़े में यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन की मॉम लिन को अपने घर से निकाल रही होती है और कहती है कि अब वो बिल्कुल भी उसे यहाँ पे रखने वाली नहीं है। तो फिर लिन कहने लगती है कि मैंने आपकी फैमिली और कंपनी के लिए इतना कुछ करी और आप मेरे साथ ये सिला करिए। तो फिर वो भी चिल्ला रही होती है कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड करी हो, इसलिए तुम्हें तो उल्टा हमारे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर लिन को तो सूजी और लिसा के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि उन दोनों की वजह से इसका सब कुछ खराब हो गया। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिसा अपनी कंपनी की मीटिंग में होती है। जैसे सारे एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं तो वो यहाँ सोच रही होती है कि अचानक से उसे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। फिर इतने में वो वापस से स्क्रिप्ट को देखने लगती है तो उसे पता लगता है कि वो तो भूल ही गई थी। नेक्स्ट जो प्लॉट है उसमें
लिन अपना बदला लेने वाली है, लेकिन अब ये सोच रही होती है कि क्योंकि मैंने थोड़ी स्टोरी चेंज करी थी तो यहाँ पर फिर कुछ चेंजेस हुए होंगे, और उसे पता लगता है कि उसके अंदर अब सूजी का भी नाम आ गया है। तो ये पढ़कर ये शौक हो जाती है कि यानी लिन सूजी के साथ कुछ बुरा करने वाली है। तो फिर ये तुरंत ही सूजी को कॉल लगाती है और उसे कह रही होती है कि वो अपना घर पे ख्याल रखे और बिल्कुल भी दरवाज़ा ना खोले। पर यहाँ पर सूजी तो तब तक दरवाज़ा खोल चुकी होती है, और यहाँ पर लिन के भेजे हुए गुंडे जल्दी से उसे बेहोश कर देते हैं। और फिर लिसा जब घर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि वो लेट हो गई। सूजी तो यहाँ घर पे है ही नहीं, वो लोगों ने ऑलरेडी उसे लेकर जा चुके हैं। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर उन गुंडों ने सिर्फ सूजी को ही नहीं बल्कि अपने साथ जियांग को भी लेकर गए होते हैं, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने क्लब में जाकर बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है, और वो सूजी की बातों को सोचकर अपसेट हो रहा होता है कि वो मुझे कह रही थी कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं उसे प्रूव करूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुरंत ही यहाँ पर सूजी को कॉल लगा रहा होता है, और सूजी जब कॉल नहीं उठाती है तो फिर वो उससे मिलने उसके घर के बाहर पहुँचता है, और उसी वक्त गुंडे यहाँ सूजी को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, तो इसे भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसी तरीके से दोनों ही साथ में यहाँ किडनैप हो गए होते हैं। सूजी यहाँ पर चाह रही होती है कि जियांग कुछ उसकी हेल्प करे। वो उसे कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल भी होश में नहीं हो, ज़रा होश में आओ। जियांग उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं तुम्हें अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कोई काम का ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। सूजी से चिल्लाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर हमें गुंडे पकड़ के लेके जा रहे हैं और तुम्हें इस बात की पड़ी है। पहले तुम ये सोचो कि हम यहाँ से भागे कैसे। पर यहाँ पर जियांग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ड्रंक होता है, और तभी वो तो सूजी के कपड़ों पे वॉमिटिंग कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिसा को घर पे जियांग का फ़ोन मिल गया होता है, इसलिए वो सोच रही होती है कि आखिर उन लोगों ने जियांग और सूजी के दोनों को लेकर गए। फिर ये नॉवेल की जो स्क्रिप्ट है वो वापस से पढ़ने का देखती है, पर नेटवर्क ठीक से काम ही नहीं कर रहा होता है और स्क्रिप्ट पूरी चल ही नहीं रही होती है। तो फिर ये परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो यहाँ से जल्दी से शैन से मिलने उसके घर पहुँचती है और उसे बताने लगती है कि उसके भाई को किडनैप कर लिया गया, तो वो साथ चले उसे बचाने के लिए। तो यहाँ पर फिर शैन को यकीन नहीं आ रहा होता है, और इतने में असिस्टेंट आता है और शैन को जब इस बारे में बताता है कि सच में जियांग गायब है, तो फिर शैन को यकीन आ जाता है, और फिर वो लिसा के साथ मिलकर अपने भाई को बचाने जाने के लिए निकलता है। जब ये लोग कार में होते हैं तो यहाँ पर लिसा को इतना परेशान देखकर जियांग पूछता है कि आखिर तुम मेरे भाई की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रही हो। तो पहले तो लिसा नहीं बता रही होती है। शैन कहता है कि देखो मुझे सच सच बताओ, तो फिर वो बता देती है कि असल में सूजी को भी उन लोगों ने पकड़ के लेकर गए। तो फिर ये जानकर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तभी तो ये इतनी ज़्यादा फिक्र करिए। तभी अचानक से शैन उसके क्लोज आ रहा होता है, तो लिसा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे कान पर लगा हुआ खून साफ कर रहा था कि कहीं मेरी सीट ना गंदी हो जाए। लिसा कहती है कि अच्छा। फिर वो उसका हैंडकरचीफ ले लेती है और कहती है कि मैं इसे क्लीन करके लाने के बाद तुम्हें दे दूंगी। तो शैन तो बड़ा ही खुश होने लग जाता है। फिर लिसा उससे उसका मोबाइल मांगने लगती है और कहती है कि मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई है, तो तुम ही लॉक ना दे दो। पहले तो शैन नहीं दे रहा होता है, तो लिसा कहती है कि दोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। तो फिर वो देने के लिए मान जाता है। फिर शैन का मोबाइल लेने के बाद भी लिसा अपनी स्क्रिप्ट नहीं देख पा रही होती है, तो वो सोचती है कि अब तो नेटवर्क भी है, फिर आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर इतने में वापस से उसे स्क्रिप्ट दिखने लग जाती है, पर सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा। फिर लोग जल्दी से वेयर हाउस जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लिन ने जियांग और सूजी दोनों को पकड़ के रखी होती है, और वो कह रही होती है कि वैसे तो मुझे जियांग नहीं बल्कि लिसा को यहाँ पर किडनैप करवाना था, लेकिन कोई बात नहीं, सूजी तुम यहाँ पर हो तो लिसा तो ऑलरेडी तुम्हें यहाँ बचाने के लिए ज़रूर आएगी। फिर जैसे ही लिसा यहाँ पहुँच जाती है तो लिन खुश होती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आएगी। लिसा कहने लगती है कि तुम सूजी को छोड़ दो और उसके बदले में मुझे पकड़ लो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। फिर लिसा यहाँ पर लिन से इस बारे में बात कर रही होती है कि वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है और उसने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है, और उसने कंपनी के लिए भी इतनी मेहनत करी है। सब वो बस अपने डैड से तारीफ सुनने के लिए करती थी, पर उसके डैड ने कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करे और बस उसे ब्लेम ही करते हैं। लिसा कहती है कि मुझे पता है कि आखिर तुम कितना कुछ डिजर्व करती हो, लेकिन तुम्हें मिला नहीं है, इसलिए ही तुम ऐसी अगेंस्ट हो चुकी हो। यहाँ पर लिन फिर उसकी बातों में आ जाती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, और हम देखते हैं कि पीछे सूजी और जियांग चुपके से अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लिसा को ये चीज़ बुरी लग रही होती है कि उसने जो स्टोरी चेंजेस करने की कोशिश करी उसकी वजह से ही लिन एक विलन बन चुकी है।
फिर यहाँ पर सूजी और जियांग अपनी रस्सी खोल चुके होते हैं और तभी यहाँ लिन बहुत ही अगेंस्ट हो जाती है कि मैं ऐसे तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। वो गोली चलाने की कोशिश करती है तो लिसा जल्दी से भाग कर जाती है सूजी को बचाने के लिए और वो उसके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर सूजी को बचाने के लिए जल्दी से शैन आ जाता है और गोली उसके हाथ पे लगती है और शैन को चोट लगता हुआ देखकर यहाँ पर लिसा तो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं। जैसे ही लिसा को होश आता है तो यहाँ पर शैन उसकी केयर करने में लगा होता है और वो कहता है कि चोट मुझे लगी और बेहोश तुम हो गई, कितना अजीब है ना। तभी यहाँ पर सूजी आई होती है लिसा से मिलने के लिए और लिसा उसकी फिक्र कर रही होती है क्योंकि उसके हाथ में भी थोड़ी बहुत चोट लगी है। और सूजी बता रही है कि जियांग और वो जब रस्सी काट रहे थे तो जियांग की गलती की वजह से उसे ये चोट लगी है। तो जियांग तो उसे सॉरी कह रहा होता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। तो फिर सूजी कहती है कि जहाँ मेरी लिसा रहेगी मैं भी वहीं पर रहूँगी। फिर यहाँ पर सूजी को समझ आ रहा होता है कि लिसा को शैन के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो फिर वो यहाँ से जियांग को पकड़ के लेकर जाती है बाहर और फिर लिसा शैन को यहाँ पे लेटा देती है और उसकी केयर करने में लग जाती है, उसे पानी देती है और उसकी केयर करने के लिए यहीं पे बैठी होती है। तो शैन फिर उसे अपने काम करवा के खुश हो रहा होता है और यहाँ पर शैन लिसा को इस बारे में बताता है कि लिन को उसी दिन ही पुलिस अरेस्ट करके लेकर चली गई। फिर सूजी और लिसा जब यहाँ शैन और जियांग के घर पे आ जाते हैं तो मॉम इन लोग को देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम लोग आखिर वापस आ ही गई। उन दोनों से आकर कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों डेविल वापस क्यों आई। तो फिर लिसा बताने लगती है कि आपके बेटे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और सूजी भी कहती है कि आपके बेटे ने मुझे भी डिमांड करके यहाँ पे बुलाया। तो मॉम को तो यहाँ पर शौक लगता है। फिर इसके बाद सूजी और लिसा अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में रूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर शाओ ने ब्रेकफास्ट बनाई होती है, वो भी बहुत सारी अलग अलग डिशेस। तो ये देखकर दोनों के दोनों शौक होते हैं और सूजी कहने लगती है कि आखिर सुबह सुबह इतना सब कुछ कौन बनाता है। तो यहाँ पर फिर मॉम कहने लगती है कि तुम लोग आखिर कैसी हो, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है और कोई अगर काम करके इतना अच्छे से कर रहा है तो उसमें भी तुम लोग कंप्लेंट्स निकाल रही हो। फिर यहाँ पर लिसा को ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही होती है कि आखिर शाओ ने ये सारे खाने कैसे बनाई। वो जानबूझ के फिर यहाँ पर उसके खाने की बुराई कर रही होती है ताकि वो फिर कुछ बोले, पर यहाँ पर शाओ फिर भी अच्छे से बोल रही होती है कि मैं अगली बार और अच्छे से बनाऊंगी। फिर लिसा और सूजी जब यहाँ रूम में आते तो फिर लिसा इसी बारे में सोच में होती है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अजीब बिहेव कर रही हो। तो फिर लिसा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि शाओ की इतनी चेंज हो चुकी है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से तो वो बहुत ही बेचारी कैरेक्टर होनी चाहिए थी, लेकिन वो आखिर इतनी स्ट्रांग दिख रही है। और ऊपर से देखो उसे तो ये सारे खाने बनाने भी नहीं आने चाहिए थे, पर वो उसे ये सब कैसे आ रहे हैं। इसलिए मुझे शक हो रहा है कि लगता है वो भी हमारी तरह इस नॉवेल के अंदर आ गई है। तो फिर सूजी कहती है कि यानी तुम सोच रही हो कि वो भी हमारी तरह टाइम ट्रेवल करके आई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा कैसे हो सकता है। सूजी कहती है कि काम करो, तुम स्क्रिप्ट में चेक करो, क्या फिर हमें पता लग जाएगा। तो लिसा फिर तुरंत ही अपनी स्क्रिप्ट को देखने के लिए जाती है, पर फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो बिल्कुल देख नहीं पा रही होती है। तो ये चीज़ उसे शॉकिंग लग रही होती है और वो सूजी से कहने लगती है कि देखो ये ऐसा बार बार हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। फिर ये लोग यहाँ प्लान कर रहे होते हैं कि अगर वो भी सच में हमारी तरह यहाँ पर आई हुई है तो अगर हमें ये पता लग जाए तो हम लोग साथ में मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ से वापस कैसे जाया जाए। फिर इसके बाद सूजी और लिसा अपना लगेज लेकर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मॉम इन लोग को फिर से बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम दोनों वापस आ गई, तुम दोनों ने लगता है यही प्लान कर रही हो मेरे बेटे को फंसाने के लिए। तो यहाँ पर फिर लिसा और सूजी दोनों उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं कि क्या पता अगर हम लोग यहाँ से जाना बंद कर दे तो फिर मॉम चिल्लाती है कि तुम लोगों ने सच में इसे अपना ही घर समझ लिया, देखो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तो फिर दोनों कहने लग जाती है कि पहले तो हम यहाँ से जाने का ही सोच रहे थे, लेकिन हमारे एक्स हस्बैंड हमें रोक कर मनाना चाहते हैं, तो फिर हमने सोच लिया है कि हम कुछ दिन यहाँ पे रह लेंगे। तो मॉम को तो गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग और शैन आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात है तो अब तुम दोनों यहीं पे रहोगी। और फिर शैन और जियांग दोनों मिलकर यहाँ मॉम को मनाने लगते हैं। शैन कह रहा होता है कि मॉम हमें लिसा की ज़रूरत है, वो अब हमारी कंपनी की को राइटर बनेगी और हमारी कंपनी के डायरेक्शन में मदद करेगी। जियांग भी कहता है कि मॉम हाँ, हमें सूजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उससे अच्छा स्टॉक के बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर सूजी और जिया सोच रहे होते कि बस अब मॉम मना कर दे, पर यहाँ पर मॉम तो मान जाती है कि ठीक है, लेकिन वो कह देती है कि यहाँ पे रहने के लिए कुछ कंडीशंस है, पहले तुम्हें यहाँ के रूल सीखने होंगे और कल से मैं तुम दोनों को ही सिखाऊंगी।
फिर ऐसा बोलकर मॉम अपना चली जाती है। तभी जल्दी से शैन और जियांग भाग कर आते हैं और सूजी और लिसा का लगेज उठाकर फिर लेकर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मॉम यहाँ पर इन लोगों को रूल सिखाने के लिए बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम दोनों ही इस घर की डॉटर इन लो, तो यहाँ पे रहने के रूल्स भी तुम लोगों को पता होने चाहिए। वो पहला रूल बताती है कि पहला तो ये कि एल्डर्स जब बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना है तुम लोगों को। और फिर वो दूसरा रूल्स उन्हें बताने लगती है कि उन्हें यहाँ पे रहना है तो फिर रिच फैमिली के रूल्स भी पता होने चाहिए। वो उन्हें अपने साथ क्लब में लेकर जाती है और यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करती है और सारे मॉडल को सर्व करवाते हुए यहाँ पर सूजी और लिसा दोनों को ये बताने लगती है कि रिच फैमिलीज की वाइफ सब कुछ हैंडल करना जानती है और मैन को भी अपने फीट पे रखना जानती है, तो ये सब भी उन्हें सीखने होगा। तो फिर दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश होने लग जाती है। और फिर इसके बाद मॉम की तरफ से इन दोनों को ही बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए लग्जरी कार्ड मिल जाता है, जिससे इन लोग जितना चाहे उतना शॉपिंग कर ले। फिर तो सूजी और लिसा बड़ी खुश होकर जल्दी से शॉपिंग करने पहुँचती हैं। और रास्ते में जब दोनों आ रही होती हैं तो वो लोग यहाँ पर मॉम को स्ट्रीट फूड खाते हुए देखकर शॉक होती है और सोचती है कि क्या हम लोग मदर इन लॉ को इतना ज़्यादा लाइक करने लगे कि हमें यहाँ पर भी वही नज़र आ रही है। तो लिसा फिर ये देखकर कहती है कि हम सपना नहीं बल्कि रियल देख रहे हैं, वो सच में यहाँ पर स्ट्रीट फूड खा रही है। और फिर सूजी और जिया तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि जल्दी से मॉम का फोटोज लेने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। सूजी कह रही होती है कि तुम तो आखिर स्क्रीन राइटर हो ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता अपनी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट का। तो फिर लिसा बता रही होती है कि मैं मेन लोगों की स्टोरी लाइन लिखती हूँ और जो साइड कैरेक्टर्स हैं उन्हें खाने में क्या पसंद है ये चीज़ मैं नहीं लिखती हूँ। तो इन लोगों को ये सब देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। फिर लोग जब घर पहुंचते हैं तो ये लोग फिर मॉम के लिए वही वाली खाने की डिश बना देते हैं। तो यहाँ पर फिर मॉम ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि वो तो ऐसी चीज़ें खाते नहीं है और वो इन पर गुस्सा करने लग जाती है। तो दोनों की दोनों शौक होती है और सूजी को फिर गुस्सा आता है और वो कहती है कि एक तो हम आपके अच्छे के लिए बनाए थे पर आपको खाना ही नहीं है। फिर इतने में हाउसकीपर आता है और वो मॉम को बताने लगता है कि असल में वो जो स्ट्रीट फूड खा रही थी उसका वीडियो किसी ने ऑनलाइन लीक कर दिया है और पब्लिक में उनका ये वीडियो लीक होने की वजह से स्टॉक प्राइस में प्रॉब्लम आ गई है। तो इस सुनते के साथ ही फिर वो बीमार हो जाती है और यहाँ पर सूजी और जिया दोनों इनकी केयर करने जाती है। तो यहाँ पर फिर मॉम कहने लगती है कि अभी तुम लोग जाओ, मुझे अभी तुम लोग के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो अभी ये दोनों नहीं जाती और यहाँ पर इन्हें मनाने लग जाती है। तभी यहाँ पर फिर मॉम को वो लोग गुड न्यूज़ दिखाती है कि कमेंट्स में तो सभी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कितनी डाउन टू अर्थ है। कोई कह रहा है कि एक छोटे बच्चे की भी उन्होंने हेल्प की थी, तो इसलिए वो सभी और खुश हो रहे होते हैं। और फिर हाउसकीपर आकर ये भी चीज़ बताता है कि स्टॉक प्राइस तो उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ गई है और उनका फ़ायदा हुआ है। तो फिर ये सुनने के बाद मॉम खुश हो जाती है कि ये अच्छी बात है और फिर वो लिसा और सूजी को थैंक्स बोल रही होती है। फिर ये दोनों कहने लगती है कि हमने जो आपके लिए स्ट्रीट फूड बनाए थे तो ना आप वो टेस्ट करो, हमने स्पेशली आपके लिए बनाए। तो फिर मॉम मान जाती है और वो सोचने लगती है कि दोनों तो कितनी अच्छी है। दूसरी ओर हम शाओ को देखते हैं जो कि सूजी और लिसा की कंप्लेन करने के लिए जियांग और शैन के पास गई होती है और उन लोगों की बुराई कर रही होती है। तो फिर ये लोग तुरंत ही घर जाने के लिए निकलते हैं और शाओ तो बस यही सोच रही होती है कि आखिर मैं इस वर्ल्ड की फीमेल लीड हूँ तो मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है। तभी फिर उसे होश आता है और वो सोचती है कि आखिर मुझे क्या हुआ था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मॉम जिया और सूजी दोनों को अपने साथ एक पार्टी में लेके जाती है और उन लोगों को रिच फैमिली की वाइफ बनने के और रूल सिखा रही होती है और उनके साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रही होती है। तो फिर दोनों ही बहुत ही खुश होकर मॉम से कहने लगते हैं कि आपका बहुत थैंक यू कि आपने हम पर बिलीव किया। फिर मॉम का यहाँ पर उनकी एक पुरानी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है जो कि उनकी बेइज्जती करना चाह रही होती है। तो यहाँ पर फिर लिसा और जिया दोनों ही उनकी साइड लेती है और उस लेडी को अच्छे सबक सिखाती है, क्योंकि कल रात जब मॉम स्ट्रीट फूड खा रही थी तो इसने ही उनकी बेइज्जती करवाने के लिए उनका वीडियो बनाकर लीक करी थी, पर उल्टा सब कुछ ठीक हो गया होता है और उनका और फ़ायदा हुआ होता है, इसलिए वो और गुस्सा हो रही होती है। इस पार्टी में यहाँ पर सभी लोग जब बातें करने में लगे होते हैं तभी इतने में शाओ की नज़र जाती है कि शैन और जियांग यहाँ पर सूजी और लिसा को देख रहे हैं और शैन तो लिसा से बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सोच रही होती है कि फीमेल लीड मेरी जगह होनी चाहिए, ना कि इन दोनों की। फिर जब लिसा और सूजी घर पहुंचते हैं तो मॉम इन दोनों का अचानक से चिल्लाने लग जाती है। लिसा समझ जाती है कि क्योंकि आखिर उसने एक एविल मदर इन लॉ कैरेक्टर लिखी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर फिर वो उनसे शांति से बात करने की कोशिश करती है और उनका मुंह ठीक करती है और उन्हें समझाती है कि वो असल में एक अच्छी इंसान है। तो यहाँ पर फिर उन्हें समझ आ जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे शैन और लिसा का रिलेशन और अच्छा हो गया होता है
और दोनों ही एक दूसरे को लाइक कर रहे होते हैं। तो इस बात से शाओ को तो और गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर मेल मॉडल्स के साथ ड्रिंक करने की होती है। तो जियांग यहाँ पर पहुँच जाता है उसे सारे मेल मॉडल से दूर करने के लिए, और वो कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए ना, तो ये सब मैं भी अच्छे से कर सकता हूँ। वो यहाँ पे ड्रिंक करता है और उसे तुरंत ही किस करने लग जाता है और फिर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाता है। तो ये सब शाओ देख रही होती है और वो प्लान करती है कि अब इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की मैं फ्रेंडशिप को ही तोड़वा दूंगी, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर ये जानबूझ के नेक्स्ट डे से काम के बहाने से लिसा के पास ही लगी होती है और सूजी को पास बैठने नहीं दे रही होती है। तो फिर सूजी बहुत ही अपसेट होती है और वो बस इन दोनों को ऐसे काम में लगा हुआ देखकर बस गुस्सा हो रही होती है। तो यहाँ पर इसके पास जियांग आता है और कहता है कि वाइफ क्या हुआ है। तो फिर अपना मूड ठीक करने के लिए सूजी इसे ही अपने साथ लेकर जाती है। फिर हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां पार्टिसिपेट करने के लिए जब टेरेस पे गई होती है तो यहाँ पर शाओ सूजी को ढकेल देती है और ये सब वो उसे मारने के लिए कर रही होती है ताकि वो अगर रास्ते से हट जाएगी तो फिर फीमेल लीड वही बनेगी। लिसा टाइम पर सूजी का हाथ पकड़े रहती है और उसे चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पर फिर जो असली वाली फीमेल लीड शाओ है वो भी यहाँ पर आ रही होती है और कहने लगती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये सिस्टम है, इसलिए तुम इसकी बात मत सुनो, ये कुछ भी कह रहा है। लिसा शॉक होती है और कहती है कि तुम आखिर कौन हो। तो फिर वो बताती है कि हाँ मैं शाओ नहीं हूँ, याद है मैं वही सिस्टम हूँ जिसने तुम्हें वो नोट भी भेजा था। तो लिसा सब याद करती है और फिर हम देखते हैं कि सूजी की जान यहाँ से बच जाती है और लिसा एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर ये सिस्टम जो कि अब शाओ की बॉडी में आ गया है वो लिसा को मजबूर कर रहा होता है कि वो रूल्स चेंज करने की कोशिश ना करे और जैसी स्टोरी चल रही थी वैसे ही चलने दे। पर लिसा नहीं मानती और कहती है कि वो सभी की एंडिंग को ख़राब नहीं होने देगी और वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेगी, जिसके लिए वो यहाँ पर अपनी खुद की एंडिंग को ख़राब करते हुए वो सभी को बचाने के लिए स्क्रिप्ट यहाँ चेंजेस कर रही होती है। और सूजी कहती है कि तुम रुको मत, तुम लिखना स्टार्ट करो, मैं इसे रोक के रखूँगी। फिर फैमिली के बाकी मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं और सभी लिसा के सपोर्ट में होते हैं। खास करके शेन तो कहने लगता है कि हमारी वर्ल्ड फेक है और तुम्हारी रियल है, इसलिए हमारे लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर लिसा नहीं मानती और फिर वो खुद मर जाती है और इन लोगों को बचा लेती है, जिसके बाद फिर ये पूरी फैमिली साथ तो होते हैं और लिसा को याद करे जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से ये लोग बच तो गए, लेकिन अब बस ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि क्या लिसा से वो लोग वापस से मिल पाएंगे। शेन भी लिसा को याद कर रहा होता है और सोचता है कि क्या वो वापस आएगी। तभी फाइनली लिसा यहाँ पर आ जाती है तो ये सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिर वो आ गई। और इस तरीके से लिसा अपनी इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स को बचा लेती है और वो खुद भी इन लोगों के साथ रहने के लिए आ जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।